नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित, और मुझे बहुत लंबा चौड़ा उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप सब परिचित हैं उनके कार्यों से, भारत के लिए उनकी सेवा से। रोज ऐसी एजेंसी में वो बांग्लादेश पर अहम भूमिका निभा चुके हैं। कई उनकी पुस्तकें हैं। कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, जियोपॉलिटिकल मामले हो, उनकी गहरी पकड़ है। कर्नल RSN सिंह साहब के साथ जुड़ लेते हैं और कुछ खुलासे करेंगे। आज वो उन पर जरा चर्चा करते हैं। कर्नल सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम अपनी बात छोटी रखेंगे जी। और मैं शुरुआत 1 मिनट से मैं अपनी शुरुआत बात करूंगा प्रधानमंत्री के भाषण से। और उसके पहले उन्होंने क्या वक्तव्य दिया था। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। तो वो लक्ष्य बड़ा क्या था और समय सीमा से उसको उसके दायरे में वो कौन सा लक्ष्य प्राप्त हो सकता था, बड़ा लक्ष्य। तो पाकिस्तान पाकिस्तान तोड़ने की तो बात कम समय में नहीं हो सकती है। वो जी। एक थोड़ा एक एक प्रोसेस था उसका। दूसरा लक्ष्य था जो अब समझ में आ रहा है, वो था पाकिस्तान के परमाणु शक्ति को ध्वस्त करना। वो किसी हद तक हमने हासिल कर लिया है। जी। और एक ये ऐसी बात है जिसको कि पब्लिक में आधिकारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता है। कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी, लेकिन मैं ये भी नहीं भूलता हूं कि जब मैं सरकार से इधर आया इस तरफ से, और जब मैंने किताबें लिखनी शुरू की, मेरी उम्र केवल 42 साल थी उस समय जब मैंने छोड़ा था। तो इसीलिए मुझे कोई कर्नल रिटायर्ड बोलता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मैं इतने दिनों में तक ये अभी विश्लेषण करता रहा हूं, तो मैं पब्लिक डोमेन में भी हूं। तो पब्लिक डोमेन में होने के कारण कुछ मेरी इस तरफ भी जिम्मेदारियां हैं, पब्लिक के तरफ। सही। तो इसलिए मैं क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है कि लोग मेरा फायदा उठाएं, मेरे अनुभव का, मेरे मेरे अध्ययन का, मेरी सोच का, मेरे विश्लेषण का। तो मैं इतना कह सकता हूं कि मोदी साहब का जो लक्ष्य की वो बात कर रहे थे, वो था उस पाकिस्तान के परमाणु शक्ति पर प्रहार करना। जी। और वो प्रहार हुआ है। कल के भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी पाकिस्तान को कि अब ये न्यूक्लियर वेपन के आड़ में अब जिहाद नहीं चलेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हमको धमकी देने की आगे कोशिश मत करना। जी। जी। आखिर क्यों कहा उन्होंने वो ये बात? क्योंकि कल की जो उनकी भाषण थी, हम लोग तो सरकार में रहे हैं और इतना मालूम है कि कितने ड्राफ्ट्स इसके बनते हैं।
एक-एक शब्द के माने होते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में पहुँचती है और लोग उसको एक-एक शब्द का विश्लेषण करते हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही न्यूक्लियर ब्लैकमेल की, तो ऐसा क्या हो गया इस बीच में, पिछले 4-5 दिनों में, कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात आ गई कि अब वो आगे नहीं इसको टॉलरेट किया जाएगा, या वो उस लायक ही नहीं रहेंगे न्यूक्लियर ब्लैकमेल के कारण। कहने का उनका तात्पर्य यही था ना कि तुम उस लायक ही नहीं रह गए हो अब, कि तुम न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सको। सही तो है। बहुत बहुत चुने शब्दों में संयम के साथ उन्होंने ये सब बातें कही। और कल के भाषण में बाकी चीजें तो थी सर, लेकिन आपने देखा होगा कि कितना संयम और कितना नपातुला ये एक बड़े देश के बड़े लीडर की निशानी होती है। कितनी मैच्योरिटी, कितनी परिपक्वता। और मैं उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि उन्होंने थोड़ा-सा एक हिंट दिया कि भाई हमने एक जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कोई बहुत बढ़-चढ़ के उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये एयरफ़ील्ड बर्बाद कर दिया, वो एयरफ़ील्ड बर्बाद कर दिया। उसका तो एयरफ़ील्ड्स का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। सही। तो चौधरी साहब देखिए, ऐसा है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ऑपरेशन सिंदूर, वो 2 लेवल पे हुई है। एक है एंटी टेरर लेवल पर, अ, जिसका हमने दुनिया भर में ज़िक्र किया कि भाई हम मजबूर थे, ये हम बार-बार शिकार हो रहे हैं इसके। तो ये जितने जिहादी तंज़ीमें हैं, जिन जिन लोगों को मारा गया, जिनको टारगेट किया गया, यूनाइटेड नेशंस भी इन लोगों वो कई उनमें से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे। एफएटीएफ के उसमें दायरे में थे कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो सारी बातें इंटरनेशनल एरेना के लिए हमने उसको बताया कि भाई ये हमारा एंटी टेरर ऑपरेशंस है। तो इस तरीके से हमने पूरी दुनिया को अपनी तरफ गैल्वेनाइज़ कर लिया। लेकिन उसका एक दूसरा स्ट्रैटेजिक पहलू भी था, और वो था मिलिट्री, नॉट मिलिट्री एज़ जो हम बटालियन और उनके हेडक्वार्टर या जीएचक्यू का हेडक्वार्टर, वो नहीं। मिलिट्री यानी कि स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक वेपन्स और स्ट्रैटेजिक डिलीवरी सिस्टम्स। तो आपने देखा होगा कि हमने उसके बाद ये टारगेट किया। कोई 10 से 11 हमने एयरफ़ील्ड टारगेट किए, आप लोग को तो मालूम है। मुझे बिल्कुल। उसको दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और इसमें लेकिन सबसे उसमें अहम बात ये है कर्नल सर कि जी। पंजाब को पहली बार हिट किया गया है। पंजाब के जो इनके एयर बेस थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। हाँ, ये तमाम ये इन बातों पे हम कई बार अभी चर्चा हो चुकी है। और मैं थोड़ा फ़ोकस्ड रहूँगा कि ये हुआ क्या? बिल्कुल। और ये हुआ क्या है सर कि पूरी दुनिया इसकी दहशतगर्दी से परेशान थी, और पाकिस्तान किसी की भी नहीं सुनता था, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि जब तक उसके पास ये न्यूक्लियर हथियार हैं, वो पूरी दुनिया, भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार है, तो वो जो लंदन का मेयर है पाकिस्तानी ओरिजिन का, वो भी हीरो बना हुआ है। डेनमार्क में भी इनका आदमी हीरो बना हुआ है। हफीज सईद बांग्लादेश में भी हीरो बना हुआ है। भारत के अंदर में हफीज हफीज सईद और मौलाना मसूद अजहर हीरो बने हुए हैं। तो ये आप देखो, एक ये जो मोदी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब से इनको न्यूक्लियर क्षमता इनको प्राप्त हुई, तो एक स्पेक्ट्रम के एंड में न्यूक्लियर वेपन था, दूसरे के बीच में जिहाद, सॉरी, कन्वेंशनल वॉर, जिसको हम आजकल काइनेटिक वॉर कहते हैं। तो उनका ये कैलकुलेशन था कि इसके बीच में बहुत स्कोप है जिहादी वॉर का।
और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये टॉक्स एंड टेरर, जिसकी बात टेरर एंड टॉक्स, जिसकी बात मोदी साहब ने की, उस साइकिल को मोदी साहब ने पहली बार उरी से तोड़ा था, उरी में हमला करके। उसके बाद उन्होंने बालाकोट में हमला करके वो एक स्टेप आगे आए। जी जी और इस बार उन्होंने ना केवल लॉन्च पैड्स को एड्रेस किया, डिस्ट्रॉय किया, बल्कि जितने जिहादी तंजीमें थी, उनके बड़े बड़े जो हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग फैसिलिटी थे, जो कि फौज के द्वारा, वहां के सरकार के द्वारा जो जिसको फंडिंग प्राप्त थी, जिनको मोटिवेशन प्राप्त था, आपने देखा कि वो कितने बड़े बड़े नेता और आर्मी ऑफिसर्स उनके जनाजे में गए। इसकी बात भी मोदी साहब ने जिक्र की। जी हाँ। तो उन्होंने फिर हमने ठान लिया, और इसकी तैयारी मुझे लगता है बहुत पहले से की गई होगी। अब होता क्या है चौधरी साहब, थोड़ा सा इस पर गौर करें। जो जी। यहाँ पे, एक मिनट, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर आई गेट सम एलर्जी। ओहो। तो ये हर साल का है ये। तो और ये बोलते समय ज्यादा होता है। एनीवे, तो सॉरी। तो उसके बाद से क्या होता है कि आप देखें कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई तो अकेले हो नहीं सकती है, जी हाँ। जब तक आपका पुख्ता इंटेलिजेंस ना हो। कल मोदी साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी बहुत तारीफ की, उन्होंने उनकी प्रशंसा की, और इंटेलिजेंस बिल्कुल उम्दा होगा तभी इतना स्पेसिफिक टारगेटिंग हुआ है। बोथ टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, और बिना इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को के ये संभव नहीं था। अब मैं जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं, तो आप देखिए, आप चेन ऑफ इवेंट्स देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जेडी वैंस का यहां विजिट होता है। माइंड यू, इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जी। ठीक है, हमने उनके रहते हुए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अगर आप कहें नॉर्मल टाइम्स में, यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इंसल्ट भी माना जा सकता है। आपको मालूम है ना कि वाजपेयी साहब जब चाइना में थे और वियतनाम पे चाइना ने अटैक कर दिया था, तो उसको कितना बड़ा डिप्लोमेटिक इंसल्ट माना गया। एंड ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। हमने अमेरिका। आईडब्ल्यू, सॉरी, अमेरिका के। जी जी तो इंडस इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वर्ल्ड बैंक ऑब्लिक यूएसए के द्वारा ब्रोकर्ड था ये। और आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान एक वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के तहत इस देश को आर्टिफिशियल देश को बनाया गया था। तो हमने उनके रहते हुए उनके द्वारा ब्रोकर्ड, अमेरिका के द्वारा ब्रोकर्ड इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया, और उन्होंने अपना भारत का टूर जो है वो जारी रखा उन्होंने। ठीक है सर। बिल्कुल। इसके ये कैलकुलेशन क्या था सर? कैलकुलेशन ये था कि जब हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, तो पाकिस्तान का एक के सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। और उसके डॉक्ट्रिन में है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, कि अगर पाकिस्तान का सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाता है, तो वो अपने परमाणु शक्ति इस्तेमाल करेगा। तो शायद हम इंतजार कर रहे थे कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है
वो ओवर ग्राउंड लाएगा और तभी उसको टारगेट कर दिया जाएगा। जी, जी। उसने ऐसा किया नहीं। उसने सोचा कि यूक्रेन या हमास के तर्ज पे तुर्की के द्वारा प्रोत्साहित अ, बरख्तियार ड्रोन पर बहुत ज्यादा विश्वास, ठीक है। ये सब सोचते हुए उसने एक बहुत बड़ा एयर असॉल्ट किया उसने, जो कि बिल्कुल नाकामयाब रहा। और हम लोगों की उम्मीदों से भी कहीं जाकर, मैं भी फौज में नौकरी कर चुका हूँ, एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में हम लोग की थोड़ी बहुत चिंता होती थी। लेकिन चौधरी साहब, ये मैं बता दूं आपको कि देर कभी-कभी कुछ चीजें होती हैं, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। ये चाइना के साथ जो हमारा 2 साल का स्टैंड ऑफ हुआ लद्दाख में, उसमें हमने ये जितनी जो जो प्रोसेसेस और ये थे, उसका नेटवर्किंग था, उसको हमने फाइन ट्यून कर लिया था एयर डिफेंस को। और जी। पूरी दुनिया देखती रह गई है। लोग S-400 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडिजिनियस सिस्टम्स ने क्या कमाल किया है। हमारे जो आकाश मिसाइल्स हैं, जो L-70 गन्स हैं, जिसको हमारे डीआरडीओ ने मॉडिफाई किया है। अगर आप इसे इज़राइल की तुलना करें, तो उन्होंने ड्रोन्स गिराने के लिए बड़े कॉस्टली मिसाइल्स यूज़ किए थे। हमने तो कुछ रुपयों के बनाए हुए उसके L-70 के हम एम्यूनिशन से उनको उनका एट्रिशन कर दिया। वो भी 100%, नियरली 100% एट्रिशन। तो ये बिल्कुल। पूरी दुनिया देखती रह गई। अब मौका था भारत का। जब ये फेल कर गया, तो हमने पहले क्या किया, उनके रडार सिस्टम्स उड़ा दिए। रडार सिस्टम्स उड़ा दिए, फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी एक एसेट थी, जो कि उभर के, जो कि कारगिल में हमारे पास नहीं थी। हमारा अपना जीपीएस सिस्टम कॉल्ड नाविक। उस नाविक के कारण ये जितने हमारे जो म्यूनिशंस थे, एयरक्राफ्ट थे, उसको उसके फ्रीक्वेंसीज तो इनको मालूम नहीं थे, तो ये कुछ कर पर नहीं पाए। हुँ, तो हमने 10 से 11 एयरफील्ड को एड्रेस किया। उसमें 3 बहुत अहम थे। एक जी। आपका नूर खान एयरबेस, जो कि इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद का ही एक तरह से हिस्सा है, 10 किलोमीटर से इस्लामाबाद में। वो एक बहुत बड़ा बेस है, जहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट तो है ही, वो ट्रांसपोर्ट का भी हब है। वहाँ पे जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, जो IL-2 वो वहाँ पे है, C-130 एयरक्राफ्ट वहाँ पे होते हैं। कई और चीजें, जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, वो उसके बगल में है। उसने वहां पर हमने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई, और यहाँ तक क्षति पहुंचाई कि अ, एकदम भूकंप सा आ गया। फिर उसके बाद हमने सरगोदा में अटैक किया। अब सरगोदा में आपको मालूम है कि वहां अ, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, उनके वॉर हेड्स वो वहां पे है, वो किराना हिल्स में। किराना जी। हिल्स के बाद वो, जिसके बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी है, कि वो 68 किलोमीटर्स में इनका पूरा ये न्यूक्लियर वेपन कॉम्प्लेक्स है। वहां स्क्वायर किलोमीटर, 68 स्क्वायर किलोमीटर्स में, और कोई दर्जनों टनल्स हैं, और बहुत मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं। तो उसको हमने अटैक किया। अब सर एक बात बताइए, कि अगर हमको सिर्फ एयरक्राफ्ट, वहां F-16 भी है, एयरक्राफ्ट ही उड़ाना को ध्वस्त करना था, रनवे डिनायल अगर करना था, तो हम बाकी किसी और से हथियार से भी कर सकते थे। लेकिन हमने ब्रह्मोस इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस जो है, वो कुछ भी पेनिट्रेट कर सकता है। उसमें उसने पेनिट्रेट किया। अगर पूरी तरह नहीं, तो ये कुछ तो क्षति इनके वॉरहेड्स पे हुई है। और क्या होता है कि जैसे ही रेडिएशन शुरू होता है, आप उस कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा सकते हैं। कुछ बेवकूफ लोग, हालांकि वहां पर मेरे को अभी खबर आई है
कि वहाँ के आस-पास के लोगों को भी वो इवैक्यूएट किया गया है, कुछ एहतियात के गाँव तौर पे। गाँव हाँ खाली जी, कराए गए। गाँव खाली कराए गए हैं, ठीक है सर। जी, उसके बाद हमने नूर खान और ये सरगोदा के बाद हमने अटैक किया जकोबाबाद में, चगाई हिल्स जो वहाँ पर न्यूक्लियर, वहाँ पर भी इनका एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ये था। तो क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में आपने देखा उस रात में एक अर्थक्वेक्स आया था। पहला अर्थक्वेक, ये मैं 10 तारीख की रात की बोल रहा हूँ, 1:44 पे अर्थक्वेक हुआ था, 4.1 रिक्टर स्केल का। और उसको उसके 2 घंटे के बाद फिर से 5.7 रिक्टर स्केल का। और मैं आपको बता दूं कल भी हुआ है। तो जब ये, अब होता क्या है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने बताया कि जेडी वांस यहां से गए, फिर ये अमेरिका जाके आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए जेडी वांस का। बार बार उनसे जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं और वो हमेशा कहते कि हम न्यूट्रल है भाई, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। जी, जी। ठीक है सर। जब ये हमला सफल हो गया, जब ये उनके न्यूक्लियर उसको हमने टारगेट कर लिया, तब ट्रंप ने आके वो ट्वीट किया है, जब काम पूरा हो गया। अब दुनिया में कैसे चीजें होती हैं, आपको मैं बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर, क्या यूक्रेन को अमेरिका ने मदद देना बंद कर दिया है? बिल्कुल नहीं। आज भी यूक्रेन एलन मस्क का ही स्टारलिंक यूज कर रहा जी, जी। है। इसके में इस बीच में कुछ एम्यूनिशन भी भेजा गया है। तो ये दुनिया का देखिए एक पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होता है, जो अंदर की बातें होती हैं वो आप उसको जो भी संज्ञा दे दें, डीप स्टेट बोल दे, कोई हो दे दे, वो एक अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो हमने उसको जब ये कहा, जब अ, ये सारे टारगेट हो गए, तब उसने ट्वीट किया। और फिर ये हुआ भाई तय कि पाकिस्तान बिल्कुल घर हो गया, तिलमिला गया, घबरा गया। उन्होंने फिर बोला कि भाई नवाज शरीफ गए, सुनते हैं ट्रंप के ऑलमोस्ट पैर पे गिर गए थे। और फिर उसने कहा कि ऐसा करो, क्या करना है, बोला कि तुम पहल करोगे। भारत से उन्होंने बात की, भारत ने मना कर दिया कि अगर कुछ भी होगा तो हमारी शर्तों पे होगा। तो वही हुआ, फिर कहा गया कि आप अपने डीजीएमओ से बात कीजिए। और अब बात क्या है कि ये पूरी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये तो भाई सीज फायर हो गया। कल कल मैं एक डिबेट में था, एक बहुत बड़े, मतलब दो आई रिस्पेक्ट हिम एज ए स्ट्रेटजिक एनालिस्ट, वो कर रहे थे मोमेंटम हमने तोड़ दिया। अरे भाई मोमेंटम क्या, मोमेंटम सब तो ध्वस्त कर दिया। अब बचा क्या था? इस्ला, इस्लामाबाद तक को अटैक कर दिया, अब क्या बचा था? हाँ, रावलपिंडी को हिट किया। रावलपिंडी को हिट किया, बचा क्या था? बिल्कुल। उनके न्यूक्लियर ठिकानों को ये किया। ये तो मोमेंटम क्या? अच्छा, हमारा कभी भी ये उद्देश्य नहीं था ग्राउंड ऑफेंसिव करने का। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि हमने आर्मी को अलर्ट पे डाला था, मोबिलाइज नहीं किया था हमने आर्मी को। तो उस लिहाज से भी ये जो कार्रवाई है, ये पूरी एक एक बड़ी नायाब तरीके का युद्ध भारत ने वो लड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा काम हमने एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया है। हम पाकिस्तान की सीमा में भी नहीं घुसे हैं सर। बिल्कुल। तो ये हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को भी दर्शाती है इसको। उस हिसाब से भी, एयर डिफेंस के हिसाब से, जो जिस तरह की हमने लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब इज वेरी केयरफुल कि जो भी योजना बने उसमें कैजुअलिटीज कम से कम हो। और वही हुआ। आपने देखा पहला जो वो हुआ था, वो जो उरी में हमने हमला किया था, सर्जिकल स्ट्राइक,
एक सर्जिकल भी स्ट्राइक। कैजुअल्टी नहीं था। बालाकोट में आपने देखा, और इस बार भी वैसे ही है। अब थोड़ा बहुत तो क्षति यहाँ वहां, आईएफएफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो, वो सब में हो जब जाता है कभी कभी, उसे जबकि उसमें उसमें कारगिल में हमारे 526 जवान वीर गति को जी प्राप्त हो गए। जी 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 जी। तो तो ये एक एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। पूरी दुनिया आप मतलब आपको देख रही है, आपने एक नया मुकाम कायम कर दिया है। और मोदी साहब ने जो हासिल किया सर, पूरी दुनिया परेशान थी। परेशान मैं बताता हूँ थोड़ा आपके दर्शकों को, मैं बैकग्राउंड बता दूं इसका। जो ये लोग कोई जो लिंक करते हैं ना 1974 का हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और उसके बाद पाकिस्तान ने वो किया, प्रण लिया कि हम इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये 71 की लड़ाई हारे, 72 की लड़ाई में भुट्टो ने सारे टॉप साइंटिस्ट को बुलाए, और उसमें उन टॉप साइंटिस्ट में वो अबू सलाम भी था, जिसको अहमदिया, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, इसको आने, वो भी थे शुरुआती दिनों में। और ये बशरुद्दीन महमूद भी एक प्रेजेंट था, जिसका बेटा भी DGISPR है, जनरल चौधरी। वो उसने पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब की इन लोगों ने नींव रखी थी। और ये बशरुद्दीन महमूद ने ये बाद में पाकिस्तान अल कायदा को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की थी, उसको अरेस्ट किया गया था। तो वहां से तो यहाँ से ये पूरा सिलसिला ये शुरू हुआ था। मच बिफोर वी हमने जो 1974 पोखरण टेस्ट किए थे, उसके बहुत पहले से ये सब काम हो रहा है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब सोवियत फोर्सेस का इन्वेजन होता है, तो उस समय आपको मालूम है कि अमेरिका को बहुत जरूरत थी पाकिस्तान की। सारा कुछ यहीं से हो रहा था। जियाउल हक ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी चमारी, AQ खान कहीं से ब्लूप्रिंट चोरी कर रहा है, डेनमार्क से कर रहा है, उधर से कर रहा है। एक फ्रांस में उन्होंने पूरी ऑफिस बनाई हुई थी ये न्यूक्लियर स्मगलिंग के लिए। और बेचारा कहें या ना कहें, अमेरिकन कुछ नहीं कर सकते थे। उनको जरूरत थी पाकिस्तान का, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये खत्म होगा, इस आदमी को छुटकारा पाना है हमने। और जिसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया हमारे मजबूरी का फायदा उठा के, और जियाउल हक को उन्होंने प्लेन में क्रैश करवा दिया। तो उसके बाद से चौधरी साहब पूरी दुनिया परेशान थी कि आखिर किस तरीके से इनको डी न्यूक्लियराइज किया जाए, या इनके न्यूक्लियर एसेट्स पर किस तरह से पहुंचा जाए। जी। ये 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 भारत ने करके दिखा दिया। तो इसीलिए बहुत बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। ये और भारत ने करके दिखा। और मैं क्या कहूं, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, मुझे अपने देश की सेना पे गर्व है, मुझे अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज पे गर्व है। बस यही है कि हमारी जो भारत की जनता है, कभी कभी विचलित हो जाती है। मैंने कई प्रोग्राम्स देखे हैं। देखिए, जब आप किसी आदमी पर विश्वास करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो आप विश्वास ना कीजिए या पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए। इस समय में किसी का मनोबल करने का नीचा करने का, जब आपको ज्ञान ना हो, तो कम से कम ऐसा काम ना करें, ऐसा बयान न दे जिससे कि देश के जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी अपरेटस है, उसका मनोबल नीचे हो। तो ये एक हमारे जो मोदी साहब ने किया है, वो अकल्पनीय है, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त रखूंगा। मैंने कहा मैं छोटा रखना चाहता हूं। जी जी और जी। वे एक टिप्पणी और चाहूंगा, अगर आपके पास समय हो। नहीं नहीं, आप आपने पूछिए पूछिए। आपने हल्का सा जिक्र किया है
और फिर आप आगे बढ़ गए थे कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी थी, अमेरिका को भी विश्वास में लिया गया, अमेरिका की भी भूमिका रही है। नहीं, मैं तो पूरे टाइम यही बोल रहा था। मैंने कहा ना कि ये जेडी वांस यहाँ आए, जी। पहले एक प्लान था, वो नहीं, यहाँ से गए, फिर यहाँ पर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि बिना इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के ये सब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। कुछ आपको मालूम है कौन सी एजेंसीज वहां पे एक्टिव हैं पहले से, जो कि हमसे ज्यादा जानती हैं वहां के बारे में? तो ये सारा काम जब तमाम हो गया, अ, तब जाके उसने ये ट्वीट किया था। हाँ, ट्रंप का मैसेज आया जी, और चूंकि जी, जी। इजिप्ट के विमान देखे गए, अमेरिका के विमान देखे गए, नहीं सर, इसलिए ये रेडियो। कल मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए। अब हमारे लोगों को ना, और आपके दर्शकों को भी ये है, अरे मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। ना पसंद आए आपको बात, कम से कम गाली भी चलो पर्सनली मुझे दे दो, लेकिन देश का मनोबल मत ये कम करो। ये बिल्कुल। कौन है, ये सड़ा हुआ आदमी किसको बिठा दिया, ये बार बार खांस रहा है, ये कौन से अपनी थ्योरी ये कर रहा है, इसको ज्ञान क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अरे ये करके तुम अपनी पैदाइशी हमको पर हम पर मेरे लिए शक पैदा कर देते हो। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ना पसंद हो, कृपया ये, लेकिन कोई ऐसा मुझे गाली दे दे, कोई बात नहीं। और ऐसे लोगों से मैं गाली के अलावा मैं कोई बहुत अगर तुम्हारे में ये विश्लेषण की क्षमता होती और ज्ञान होता तो तुम भी मेरी जगह पे बैठे होते। आई एम सही। टेलिंग यू दिस विद लॉट ऑफ एंग्विश, बिकॉज यू जस्ट नहीं, स्टार्ट टारगेटिंग समबडी। ये कौन है, ये इसको क्या है, इसको ज्ञान का है, ये कहाँ का बकवास कर रहा है, ये चौधरी साहब आप कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हो अपने शो में? अरे ये मेरे यहाँ तो इस तरह की टिप्पणियां चलती नहीं है साहब, मैं तो बिल्कुल एकदम नहीं नहीं, लोग नहीं नहीं, वो मैं एक तरह सीधे। का बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपको मैं सीधे। बता दूं, कल कुछ लोगों ने मुझे बोला हम्म। कि इसका आपके पास प्रूफ क्या है? हाँ तो हाँ हाँ। आपने खुद एक तो कहा कि वहां से लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अमेरिका का बीच एयरक्राफ्ट B-350 AMS, जी AMS होता है, का मतलब होता है एरियल मेजरिंग सिस्टम। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट, ये पाकिस्तान में आया। ये रेडियो रेडिएशन लीक्स को मेजर करता है। और ये इसकी एक बड़ी वो एक हिस्ट्री है इसकी। ये जो जापान में जब फुकुशिमा जब ये डिजास्टर हुआ था, उस समय भी इसी को यूज किया गया था। और कई जो न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज होते हैं आपके कहीं भी दुनिया में, मतलब खास करके अमेरिका में, या न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए ये एयरक्राफ्ट यूज होता है। ये पाकिस्तान आया है। जी और ये एक इसमें B3, जो जिस एयरक्राफ्ट का मैंने नाम लिया, बीच क्राफ्ट B-350, ये लो फ्लाइंग है। और ये इट इज इक्विप्ड विद गामा रे सेंसर्स, जो कि रेडिएशन को मेजर करता है। आप डिनायल कौन से कंट्री एग्री कर रहा है, डिनाई कर रहा है, आप फ्लाइट रेडार 24 पर आप जाके आप यू कैन फाइंड आउट कि एक B-350 AMS एयरक्राफ्ट, टेल नंबर 111SZ, जी जी। 111SZ एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आया है कि नहीं आया है? तो पिकनिक करने तो आया नहीं है, ठीक है ना सर? उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। से मैं दर्शकों को, ये आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर दिस थिंग, कि कोई RSN सिंह यूं ही हवा में बात करता है, अगर कोई लोग सोच रहे हैं। इजिप्शियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट, उसका कॉल साइन है EGY-1916। आप फ्लाइट रडार 24 के फिर डाटा में जाइए। ये 11 मई को आफ्टरनून में आया है ये पाकिस्तान में। इस
it was carrying boron. ये बोरोन क्या है सर? एक एलिमेंट है जो कि विच इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन नाइल डेल्टा, जो इसका प्रॉपर्टी होता है बोरोन का टू एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है सर? बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये आया है। मैंने आपको मैंने नंबर भी दे दिया एयरक्राफ्ट का, और आप खुद ही चेक कर लीजिए फ्लाइट रेडार 24 डाटा से इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे प्रमाण मिल रहे हैं। और जो इस तरह की बकवास करते हैं, मैं तो उनको सीधे ब्लॉक मारता हूं। मैं और आदि चर्चा कर रहे थे एक प्रोग्राम में, और तभी ये सीज फायर का मैसेज आ गया टीवी स्क्रीन पर। तो मैंने अपने लाइव प्रोग्राम में इसकी जानकारी दी कि सीज फायर का ऐलान हो रहा है। तो लोगों ने जो है हमें गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो मैं तो ऐसे मतलब गंवार किस्म के लोग, मैं ये अपने आप को अति राष्ट्रवादी कहते हैं, ये अपने आप को मोदी समर्थक कहते हैं। लेकिन मैं कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ना तो ये राष्ट्रवादी हैं, ना ये मोदी समर्थक हो सकते हैं। ये कोई और ही ब्रीड है जो किसी फैसले पर इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है और गाली गलौज पर उतर आती है। इनको कोई समझ ही नहीं है। ये T20 क्रिकेट देखने वाले लोग हैं जो हर बॉल पर छक्का चाहते हैं। तो अजीबोगरीब स्थितियां इस देश में कभी कभी पैदा होती हैं, लेकिन बाद में फिर इनकी समझ में जब आता है तो शायद इनको प्रायश्चित होता होगा कि हम किस तरह की हरकत कर रहे थे, किस तरह की गाली गलौज कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। RSN सिंह साहब, आपने इतना समय निकाला और बेहद महत्वपूर्ण सूचना दर्शकों को दी हैं। थैंक यू सो मच सर। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।